नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से खबर है, जहां पर भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि बस्तर के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक विशेष पुलिस बल बनाया जाएगा। इससे न सिर्फ उनको रोजगार मिलेगा, बल्कि नक्सल प्रभावित जिलों में रहने वाले युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भर्ती पंचायत स्तर पर होगी, जिसके लिए स्थानीय स्तर पर अफसरों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। प्रदेश सरकार के इस फैसले से जहां नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार पैदा होंगे, बल्कि संबल भी मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले से नक्सलियों की कमर तोड़ने में भी मदद मिलेगी। तो एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश कर रही है भूपेश सरकार। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवधेश, हम देख पा रहे हैं कि अब सरकार रोजगार के अवसर बढ़ा रही है, पैदा कर रही है, और बस्तर के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक विशेष पुलिस बल बनाया जाएगा, और नक्सलियों की कमर तोड़ने की भी एक कवायद है इसमें कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए, नक्सल मुक्त बस्तर ये छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, और न केवल नक्सल मुक्त बस्तर बल्कि बस्तर के अंतिम छोर तक विकास हो, इस बात को लेकर लगातार राज्य सरकार चिंता जताते रही। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब भूपेश बघेल बस्तर पहुंचते हैं तो न केवल वहां के जनप्रतिनिधि अधिकारियों बल्कि उन तमाम लोगों से भी मुलाकात करते हैं जो नक्सल के माओवाद के पीड़ित रहते हैं, जिनके घर में कहीं न कहीं जो घटनाएं घटती है, उनके परिजनों से मुलाकात करके सबको विश्वास में लेने के बाद आगामी नीति तय करने के लिए वो निर्णय लेते हैं। और यही वजह है कि आज जब मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई तो मुख्यमंत्री ने न केवल स्थानीय युवाओं को मौका देते हुए एक विशेष बल का गठन करने की बात कही, बल्कि इस बाबत मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी कि बस्तरिया बटालियन के गठन की अनुमति दी जाए। आज मुख्यमंत्री ने इस बात के निर्देशित किए हैं कि स्थानीय युवाओं को इसमें मौका दिया जाए, जिससे न केवल स्थानीय बोली भाषा की उन्हें जो जानकारी होगी, उस जानकारी के मदद से पुलिस को भी काफी मदद मिलेगी। न केवल स्थानीय पुलिस को बल्कि राजधानी में बैठे नीति निर्धारक जो अधिकारी हैं उन्हें भी मदद मिलेगी कि स्थानीय भाषा में कैसे स्थानीय लोगों को उन्हें अपने विश्वास में लेना है और कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी जो दिक्कत पुलिस के सामने आती है कि जब भी वो ऑपरेशन के लिए, लड़ाई के लिए उतरती है, तब माओवादियों को पहचान कर पाना एक बड़ी चुनौती होती है। और यही वजह है कि बार बार ये पुलिस पे, सरकार पे आरोप लगते रहे कि निर्दोष आदिवासियों की जान तक चले जा रही है। और यही वजह है कि इन तमाम चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है कि स्थानीय युवाओं को वहां पे रोजगार दिया जाएगा, विशेष बटालियन का गठन किया जाएगा, जिससे मदद में नक्सलियों के खिलाफ जो रणनीति तैयार होगी उनमें वो काफी सहायक होंगे, और ये रणनीति आगामी दिनों में कारगर साबित होगी। बिल्कुल, ये रणनीति आने वाले दिनों में कारगर साबित होगी, इसी उम्मीद के साथ सरकार ने ये पहल की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश। छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसके लिए 5 दिनों के भीतर टेंडर जारी करने के निर्देश दिए हैं, और 1 महीने में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया। अभी सिर्फ रायपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट है। इसके अलावा 3 नए बनने वाले मेडिकल कॉलेजों में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की मौत की बड़ी वजह ऑक्सीजन की कमी बनी रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया। जो जिम्मेदारियां हैं उसकी समीक्षा होती है। 10 खंड में अभी व्यवस्थाओं को बांटा गया है। कंट्रोल रूम से लेके, ट्रेसिंग से लेके, पेशेंट्स को पहुंचाने से लेके, व्यवस्था से लेके, सामान खरीदी से लेके, तो ये सभी बातों की समीक्षा होती है। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि 9 मेडिकल कॉलेजेस नए और पुराने मिला के जो सैंक्शन हुए हैं, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से स्थापित करेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। आईएमए के अध्यक्ष जी से भी चर्चा हुई कि आप निजी क्षेत्र के जो अस्पताल हैं वो किस प्रकार से प्रबंधन और सहयोग कर सकते हैं। आप आपस की मीटिंग लेके बताएं कि आप आईएमए के प्रतिनिधि हैं, तो निजी क्षेत्र क्या कर सकता है इसमें, खुद वो कितने बिस्तर उपलब्ध करा सकते हैं, कितने आईसीयू उपलब्ध करा सकते हैं, और उस व्यवस्था में जहां कोविड और नॉन कोविड ट्रीटमेंट के आने जाने के द्वार और व्यवस्थाएं एकदम पृथक हों,
एक ही जगह से आना जाना ना हो। कोविड आइसोलेशन से लेके, कोविड केयर सेंटर से लेके कोविड ट्रीटमेंट सेंटर्स के बीच में व्यवस्थाओं की जो कमी की बात आ रही है, दवाइयाँ समय से नहीं पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही, डॉक्टर्स उनसे दिन में 2 बार बात करना है, वो बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में जहाँ पर कभी पानी की बात आती है, कहीं भोजन की बात आती है, कहीं सफाई की बात आती है, इनको क्या कर सकते हैं, इनके लिए क्या कर सकते हैं। पेशेंट्स की या जो कोविड केयर सेंटर में लोग गए हैं, इनको क्या एक्टिविटी हम दे सकते हैं। एक जैसे बोरियत वाली बात आती है कि हम क्या करें, हम बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, तो क्या एक्टिविटीज हम इनके लिए दे सकते हैं, उस पर भी चर्चा। रायपुर मेडिकल कॉलेज में स्थित ऑक्सीजन प्लांट को पहले देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट के माध्यम से आईसीयू में, अन्य वार्डों में जहाँ पे भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वहाँ पे मरीजों तक वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन पहुँचाया जाता है। और ये प्लांट की खासियत ये है कि राजधानी रायपुर के एकमात्र मेडिकल कॉलेज में ये प्लांट स्थित है और इस तरह से टंकियों के माध्यम से भी ऑक्सीजन जो है वो वार्डों में पहुंचाने का, आईसीयू में पहुंचाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सभी मेडिकल कॉलेज, राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज में जो स्थित ये प्लांट है, इसे पहले दुरुस्त किया जाएगा और साथ ही साथ प्रदेश के कुल 9 मेडिकल कॉलेज, जो 3 जिसमें स्थापित होने वाले जो मेडिकल कॉलेज है वो भी शामिल है, सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी। दरअसल कोरोना के लगातार बढ़ते मरीज के बाद ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या बन के सामने आ रही है कि वार्डों में मरीजों को पर्याप्त समय पे, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मौत के भी जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बात पे चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में अब ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी और त्वरित स्थापना के लिए महज 5 दिनों के भीतर ही ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए टेंडर जारी किया जाएगा और 1 माह के भीतर ऑक्सीजन प्लांट धरातल पे लगा दिया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से कितना लाभ होता है और ऑक्सीजन प्लांट जो अभी कागजों में है, निर्णयों में है, वो धरातल पे कब तक उतर पाता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सरकार से मांग की है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और बिहार सरकार ने जो कदम उठाए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार भी उसी का पालन करे और कोरोना को राजकीय आपदा घोषित करे। इसके अलावा जो लोग कोरोना से मर रहे हैं उनके परिजनों को 10 लाख रुपए और नौकरी दी जाए। जोगी ने कहा कि आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत नहीं दी है, यह बात पूरी तरह से गलत है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आईसीएमआर की मूल रिपोर्ट को पढ़ें। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और बिहार सरकार ने जो कदम उठाए हैं जी, उसका परिपालन करें और कोरोना को राजकीय आपदा घोषित करें जी। जो लोग कोरोना से मरते हैं उनको 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, उनके परिजनों को नौकरी प्रदान की जाए। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला है जी कि आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति नहीं दी है, ये बात पूरी तरह से गलत है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, जो मूल केंद्र सरकार को बार बार पत्र लिखने को लेकर एक बार फिर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास केंद्र को बार बार पत्र लिखना और कर्ज लेकर सारी जिम्मेदारी केंद्र पर डाल देना, यही एक काम बचा है। उन्होंने प्रदेश सरकार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर भी प्रदेश सरकार पर तंज कसा। वहीं सरकार के बीच एक मत नहीं होने का भी आरोप लगाया। उधर अजय चंद्राकर के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पिछली रमन सरकार प्रदेश के ऊपर कर्ज लाद कर गई है। वहीं सरकार में मतभेद को लेकर कहा कि चंद्राकर को किसी के घर में ताक झांक नहीं करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में प्रवेश परीक्षाओं को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया, जहां एक और बीजेपी का कहना है कि जब राष्ट्रीय स्तर की नीट परीक्षा हो रही थी तब कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही थी। वहीं प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़
पीएसपी परीक्षा करवा रही है। उधर जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं और प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगा रही है। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी का बेरोजगार विरोध चरित्र फिर से उजागर हो गया। केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कोरोना के नाम पर विरोध करना और राज्य सरकार जब उसका आयोजन करती है तो क्या उस समय कोरोना का संक्रमण नहीं रहता है। इससे राज्य सरकार वैचारिक रूप से संक्रमित हो चुकी है। उनको कम से कम इस तरह के आयोजन, इस तरह की परीक्षाएं जो हो रही हैं, चाहे वो केंद्र के माध्यम से हो, चाहे राज्य शासन के अधीन की परीक्षाएं हो, इस पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए। इस चरित्र को प्रदेश का छात्र, प्रदेश का युवा वर्ग देख रहा है कि कोरोना के नाम पर ये किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने नीट परीक्षा का जमकर विरोध किया था, लेकिन उसी पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार क्यों, जब महामारी चरम पर है प्रदेश में, 21 सितंबर को पीएससी की परीक्षा लेने में आमादा है। क्या छत्तीसगढ़ से महामारी खत्म हो गई है? क्या सरकार को नहीं मालूम कि उसी दिन यूजीसी नेट की भी परीक्षा है? छत्तीसगढ़ के लोग दोनों परीक्षा एक साथ कैसे दे सकते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का विरोध करके भाजपा ने अपना बेरोजगार विरोधी, युवा विरोधी चरित्र फिर से उजागर कर दिया है। जेईई, एनईईटी की परीक्षा का विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इन परीक्षाओं में बड़ी संख्या में छात्र भाग लेते हैं। पीएससी की परीक्षा में तुलनात्मक रूप से कम लोग भाग लेते हैं और इन छात्रों की जो उम्र होती है उसे देखते हुए संक्रमण के खतरे को लेकर कांग्रेस ने आवाज उठाई थी और ये तो छात्रों की मांग थी कि इन परीक्षाओं को रोका जाए। दुर्ग जिले में निजी स्कूलों और पालकों के बीच फीस को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। एक और स्कूल प्रबंधन बच्चों की फीस जमा करने के लिए बार बार सूचित कर रहा है। वहीं लॉकडाउन में अपने घरों पर ही अपने बच्चों को पढ़ाने वाले पालक स्कूल प्रबंधन के आदेश को अवैध बता रहे हैं। पालकों ने छात्र पालक संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर प्रशासन को भी अपनी मंशा से अवगत करा दिया है। जी, प्रेशर तो स्कूल की तरफ से आ रहा है, बट स्कूल प्रशासन को शर्म आनी चाहिए फीस मांगते हुए पेरेंट्स से कि किस बात की फ़ीस दें। ऑनलाइन के नाम से ये उनकी मंशा थी एक्चुअली कि ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए और इनसे फ़ीस वसूली जाए, जबकि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर भी पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए 15-20 हज़ार रुपये का मोबाइल भी लेके देना पड़ रहा है, उसका डाटा का भी खर्चा है। ये सब स्कूल को देना चाहिए, उल्टा हमसे फीस मांग रहे हैं उन लोग। लॉकडाउन में जैसे स्कूल संचालक फीस के लिए मांग कर रहे हैं, तो एक आम आदमी जिस तरह से सारा काम ठप पड़ा हुआ है लॉकडाउन में, ये सभी को पता ही है, तो संभव नहीं है कि हम किसी भी स्कूल को हम फीस दे सकें। और ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है उसमें पालक को साथ में बैठ के बच्चों के पढ़ाना पड़ रहा है। और मैं पालक संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं सारे शिक्षा विभाग को ये चेतावनी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि कोई भी एक स्कूल की फीस अगर वो नियमता अधिसूचित है तो वो मेरे सामने लाएं। हम पालक पूरी फीस देने के लिए तैयार है। भिलाई के सारे स्कूल के लीजिए, जितने भी पेरेंट्स फीस दिए हैं लगभग 10%, 20%, 30%, 50% इतने पेरेंट्स फीस दे दिए हैं मान लीजिए। तो पेरेंट्स को ये पूछा जाए कि क्या सब फीस पूरा दे दिए हैं, किसी स्कूल को उठा के देखिए। तो फीस को लेकर लगातार तकरार बढ़ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64,000 के करीब तक पहुंच गया। आज कांकेर में 42 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि सूरजपुर में 30 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई। कवर्धा नगर पालिका परिषद के 27 वार्डों को कैंटोनमेंट जोन जिला प्रशासन ने घोषित कर दिया। तो वहीं बीजेपी के नेता और पूर्व संसदीय सचिव तोखन साहू भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और गरियाबंद में एक बड़ा हादसा सामने आया। ट्रैक्टर से एक बाइक टकरा गई है।
और बाइक सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। एक महिला और 3 साल का बच्चा घायल हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 8 महीने के दुधमुहा बच्चा सुरक्षित बच चुका है। गनीमत रही, एक बाइक पर कुल 5 लोग सवार थे। एक पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे सवार थे। पीपर छेड़ी थाने के देवपर सूली के पास की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। चिंगरमाल गांव का यह पीड़ित परिवार बताया जा रहा है। तो ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर के बाद बाइक सवार पति पत्नी की मौत हुई है। कोरबा में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। सरकार के निर्देश पर राजधानी रायपुर के डीएमई की टीम ने कोरबा का दौरा किया। बहुत जल्द ही आईटी कॉलेज में पढ़ाई और जिला अस्पताल में इलाज शुरू होगा। मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र से बजट भी पास हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। आदिवासी बहुल कोरबा जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। ये अभी प्रारंभ है और जल्द ही मतलब इसमें आगे जो कार्रवाई होनी वो हो रही है। साथ ही साथ पढ़ाई की जहाँ तक बात है तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ है वहाँ पे पढ़ाई होगी और जो क्लिनिकल साइड होगा जो हमारा जो जिला अस्पताल है वहाँ पर क्लिनिकल काम है। खबर बिलासपुर से, जहां इंद्रावती नदी पर चाचा भतीजे के फर्जी एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा। इससे पहले शासन ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार, गृह सचिव, बीजापुर कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इसमें सभी का जवाब आ गया है। याचिकाकर्ता ने पुलिस पर 35 साल के चाचा माटा आलामी और 15 साल के भतीजे के एनकाउंटर का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक चाचा भतीजा इंद्रावती नदी पार कर तुमनार राशन लेने गए थे, जहां पुलिस ने पकड़कर परिवार के सामने ही दोनों का एनकाउंटर कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बहुचर्चित झीरम कांड को लेकर दरभा थाने में दर्ज एक और एफआईआर मामले में सुनवाई हुई। एफआईआर के खिलाफ एनआईए की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दर्ज एफआईआर की कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी। 25 मई 2013 को बस्तर के दरभा के झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की जान चली गई थी। इस मामले में पहले में दर्ज एफआईआर के बाद एनआईए ने अपनी कार्रवाई शुरू की और अब उसी घटना में मारे गए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाने में दोबारा केस दर्ज करवाया है, जिसके खिलाफ एनआईए ने कोर्ट में याचिका लगाई है। आज सुनवाई के दौरान माननीय डिवीजन बेंच 2 कंप्राइजिंग ऑफ ऑनरेबल जस्टिस श्री प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑनरेबल जस्टिस श्री गौतम चौराडी जी के बेंच ने एक इंटरिम आदेश पारित किया। इंटरिम आदेश पारित करते हुए एफआईआर का प्रोसीडिंग को स्टे किया गया है। कल यानी 15 सितंबर को पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने कोविड के चलते अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया। मोहन मरकाम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों से जन्मदिन नहीं मनाने की अपील की। मोहन मरकाम ने अपने लिखे संदेश में कहा कि इस कोविड के संकट समय में मन बहुत व्यथित है। इस वैश्विक आपदा में हमने अपने बहुत से करीबियों को खोया है। सारा देश प्रदेश इस महामारी की वजह से परेशान है। कल क्या होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं पता। धमतरी जिले के रावा गांव स्थित देसी शराब की दुकान में 14 लाख रुपए की लूट की वारदात देखने को मिली। 2 बाइक पर आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने करीब रात 2 बजे वारदात को अंजाम दिया। आरोपों के मुताबिक लुटेरों ने सबसे पहले दोनों गार्ड्स के साथ मारपीट की, उसके बाद उसे बंधक बना लिया। उसके बाद दुकान का सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया, जिसके बाद दुकान में रखे 14 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 2 दिन बैंक बंद होने की वजह से पिछले 3 दिनों की बिक्री का रुपया दुकान में ही रखा गया था। मामले की सूचना मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश की जा रही है। गौरतलब है कि रायपुर के आरंग में भी पिछले दिनों ठीक इसी अंदाज में शराब की दुकान में लूटपाट की गई थी।